एंथनी हॉलैंड जो है उन्होंने साउंड हीलिंग की एक ऐसी टेक्निक इंसानों के सामने रखी है जो काफ़ी समय से ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इंसानों को उसका और विस्तार करके लोगों को पकड़ा दिया है। क्या किया है उन्होंने? वो एक म्यूजिशियन थे और साथ ही में उनका इंटरेस्ट था साइंस में। जो बातें अभी आप समझेंगे आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अभी जो हम जान रहे हैं वो हम साउंड हीलिंग की ऐसी टेक्निक्स के बारे में जान रहे हैं जिनके बहुत ही मेस्मराइजिंग रिजल्ट्स आए हैं। मेस्मराइजिंग उनके लिए जिन्हें अभी ध्यान का पता नहीं है, जो ध्यान में नहीं डूबे हैं। वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर, उसे ट्रीट किया जाता है बिना किसी ड्रग्स के, बिना किसी कीमोथेरेपी के, बिना किसी रेडिएशन के। तो एंथनी हॉलैंड जो है उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। साउंड मतलब वाइब्रेशंस, यानी कि अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पर भी वाइब्रेशंस है। अभी आप कोई हवा का झोंका देखेंगे वो भी वाइब्रेशंस है। तो हर जगह वाइब्रेशंस है। ये जो 5G टावर्स लगे हुए हैं या ये जो इंटरनेट आ रहा है ये भी वाइब्रेशंस की फॉर्म में है। तो अब एंथनी हॉलैंड ने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले ढूंढा कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे इंसान के कैंसर को ट्रीट किया जाता है। तो उन्हें एक किताब मिली। उस किताब का नाम था रेनबो एंड द वर्म, फिजिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये किताब है। उस किताब में एक इंसान ने, जो इसके ऑथर है, उन्होंने बहुत ही क्लियरली एक चीज़ इंसानों को दिखाई कि कैसे इंसान या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके सेल्स होते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल्स की फॉर्म में है। My name is Mei Wen Ho, and I wrote this book called The Rainbow and the Worm, The Physics of Organisms, from the major discovery in my laboratory that all living organisms are liquid crystalline. लिक्विड क्रिस्टल को किस प्रकार से समझे? जैसे हमारा LCD डिस्प्ले होता है, वो क्या है? LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। अब वो जो LCD है, अगर उसमें अलग प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जाते हैं तो LCD चेंज हो जाता है, यानी कि अलग पिक्चर दिखती है। तो लिक्विड क्रिस्टल की ये प्रॉपर्टीज़ होती है। अब एंथनी हॉलैंड ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी डिवाइस को खोजा जाए जिसमें इंसानों में भी कुछ फ्रीक्वेंसीज इंड्यूस करने की पावर है, यानी कि इंसानों को भी हम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजें इंसानों में या उनके ऑर्गन्स में या फिर उनके सेल्स में। तो अब उन्होंने US के कुछ पेटेंट्स ढूंढे और उन्हें एक इंसान की डिवाइस मिली। वो थी जेम्स बेयर की डिवाइस, और उस डिवाइस का नाम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। कि उसमें पोटेंशियल था कि इंसानों के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं उनको रेजोनेट कराया जा सकता है, यानी कि आप एक जगह पर खड़े हैं और वहाँ से आपके शरीर में कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जाएंगे। तो अब इसमें दो प्रक्रियाएं थी। पहले जो आउटपुट सिग्नल्स आ रहे थे वो पल्सेस की फॉर्म में थे, ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ। यानी कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा जा रहा है वो एक ही गति में नहीं भेजा जाएगा। बिजली के झटके जो भेजे जा रहे हैं वो एक ही गति में नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि ऑन ऑफ करके भेजे जाएंगे। क्यों भेजे जाएंगे ऑन ऑफ करके? क्योंकि अगर उसे एक ही लहर में भेजा गया, सिर्फ ऑन करके भेजा गया, तो उससे हीटिंग हो जाती है, टारगेटेड डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता कैंसर सेल्स का। यहाँ पर कैंसर के जो सेल्स हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं, ना कि नॉर्मल सेल्स को। नॉर्मल सेल्स हमें अलाइव चाहिए, कैंसर के सेल्स हमें डेड चाहिए। जितनी फ्रीक्वेंसी उस कैंसर के सेल की है, अगर उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजे जाते हैं उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी कि उन कैंसर के सेल्स को मारा जा सकता है कुछ बिजली के झटकों से, या फिर उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर कोई भी चीज भेजी जाए। वो बिजली के झटके भी हो सकते हैं, वो साउंड भी हो सकती है। साउंड यानी एक म्यूजिक की तरह भी सुनाई दे सकता है। जब आप कीमोथेरेपी करा रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, उस दौरान क्या होता है, जो सबसे बड़ा इशू है डॉक्टर्स का, कि इंसान के जो लिविंग सेल्स है वो भी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो बिजली के झटके ऑन ऑफ करके भेजे जाते हैं ताकि हीटिंग ना हो, क्योंकि हीटिंग होगी तो इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और हमें टारगेटेड डिस्ट्रक्शन करना है। अगर कैंसर सेल्स है
तो उन्होंने आंकड़ा निकाला है कि 1 लाख हर्ट्ज से 3 लाख हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज अगर भेजी जा रही है तो कैंसर के जो सेल्स है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कंप्लीटली पिक्चर्स, वीडियोस अपलोड करी है जहां पर वो फ्रीक्वेंसीज भेजते हैं उस डिवाइस से जिसे जेम्स बेयर डिवाइस हम कह रहे हैं। लैब में उन्होंने करा ये एक्सपेरिमेंट और उसके बाद उन्होंने वीडियोस अपलोड करी है जहां पर कैंसर सेल्स मरने लग जाते हैं और जो लिविंग सेल्स हैं वो जीवित रह जाते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसीज, जो इलेक्ट्रिसिटी भेजी जा रही है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, वो जीवित सेल से आर पार चले जाते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स में वो ट्रैप हो जाते हैं और इस वजह से कैंसर सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। और इसी को लेकर राइफ मशीन भी आजकल काफ़ी फेमस हो रही है। राइफ मशीन के आपने इसी प्रकार की वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें भी यही विज्ञान इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हमें समझना होगा यहाँ पर कि कैसे फैबियन मेमन, आप YouTube पर भी इनकी वीडियोस पाएंगे, लेकिन इस पर कभी भी ज़्यादा रिसर्च नहीं करी जाती है और रिसर्च ना होने का कारण ये है कि इतनी ज़्यादा फंडिंग अवेलेबल नहीं की जाती है। ये जो इम्पॉर्टेंट रिसर्च आप सुन रहे हैं ये 1981 की है। यहाँ पर फैबियन मेमन एक इंसान है, वो कंपोज़र थे। उन्होंने एक म्यूज़िक में इस प्रकार का स्केल इंट्रोड्यूस करा जहाँ पर इंसानों के कैंसर सेल्स को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। आप और सिंपल से समझिएगा, आपने अक्सर देखा होगा कि म्यूजिशियन है, उनके हाथ में एक ग्लास होता है, वो कुछ इस प्रकार का गाना गाते हैं वो म्यूजिशियन कि वो ग्लास कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। वो ग्लास कैसे ब्रेक हुआ? वो इंसान जो है, जो म्यूजिशियन है, वो उस ग्लास की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को जानते हैं। वो उससे पहले उस ग्लास के नज़दीक आते हैं, उसके बाद उसे ऐसे कुछ टैप करके उसे कानों में सुनते हैं। आपने ग्लास ब्रेकिंग वाली वीडियोस या आपने लाइव भी देखा होगा कि कैसे म्यूजिशियंस किसी ग्लास को ब्रेक करते हैं अपनी आवाज़ से। उससे पहले वो ये प्रक्रिया भी करते हैं, उसे सुनते हैं, फिर डीप ब्रीदिंग करते हैं और फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर वो गाना गाते हैं। उसे कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और वो ग्लास कंप्लीटली शैटर हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। वो जो ग्लास ब्रेक हुआ उसी प्रक्रिया से कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रक्ट किया जाता है। बस उन फ्रीक्वेंसीज पर भेजना है, ऐसा आज बहुत सारा विज्ञान आ चुका है। तो फैबियन मेमन जो थे, उन्होंने पेट्री डिश में, यानी कि लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट किया। एक पेट्री डिश में उन्होंने कैंसर सेल्स लिए और उन्होंने एक स्पेशल प्रकार का गाना गाया। उस गाने को कहा जाता है 9 नोट आयोनियन स्केल। 9 नोट होते हैं, जैसे हम सा रे गा मा पा धा नी सा या डो रे मी फा सो ला टी डो इस प्रकार से बोलते हैं, तो वैसे ही 9 नोट होता है। अब ये जो 9 नोट है उसे आयोनियन स्केल पर गाया। उसके बाद देखा गया कि विद इन 14 मिनट्स जाइलोफोन जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे उन्होंने ये 9 नोट आयोनियन स्केल प्ले करा था। और पेट्री डिश में वो जो कैंसर सेल्स रखे हुए थे, 14 मिनट के अंदर अंदर वो कैंसर सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ये प्रॉपर पिक्चर्स भी YouTube पर या फिर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको मिल सकती है कि कैसे वो कैंसर सेल हर एक मोमेंट पर डिस्ट्रक्ट हो रहा है। इसकी पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं और इसी वजह से कुछ वीडियोस भी आज अवेलेबल होती हैं कि कैसे ये जो साउंड है, ये म्यूज़िक है, एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी पर अगर उसे प्ले किया जाता है तो वो कैंसर सेल्स कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कितनी ताकत है। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो ग्लास को तोड़ सकती है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी आवाज़ साउंड के माध्यम से हो सकती है, वो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से हो सकती है, लेकिन वो डिस्ट्रक्ट करने में पॉसिबल है। और इसी का एक बहुत बड़ा रूप आप देख सकते हैं अगर आप सर्च करेंगे टेकोमा नैरो ब्रिज। ये नैरोज ब्रिज था जो कि USA में मौजूद था। बहुत विशाल कंक्रीट और स्टील का वो ब्रिज था, विशाल सा ब्रिज की बात कर रहे हैं हम। और फिर खबर आती है कि वो ब्रिज अचानक से ब्रेक हो गया है। सोचिए ज़रा उसका क्या कारण होगा। उसका कारण ये था कि बहुत ही हल्की हल्की विंड्स बह रही थी, यानी हवाएं बह रही थी
वो हवाएं जो बह रही थी वो कुछ इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी पर बह गई जो कि उस ब्रिज के एक पर्टिकुलर पार्ट की फ्रीक्वेंसी थी, वो उस ब्रिज के एक पार्ट पे रेजोनेट कर गई। यानी कि अब वो जो लहरें थी उन्होंने वहाँ पर डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। वो लहर जो थी अब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में ऐसा होता है। वो लहरें हल्की लग रही थी लेकिन फिर भी वो उस कंक्रीट एंड स्टील की जो एक पार्ट था ब्रिज का उससे रेजोनेट कर चुकी थी और वो डिस्ट्रक्शन बढ़ता गया। आप उसकी वीडियो भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा। वो पूरा ब्रिज धीरे धीरे करके पूरा बह गया पानी में। वो सस्पेंशन ब्रिज था। ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होती है इनमें बहुत ताकत हो सकती है। इसी वजह से साउंड हीलिंग आज एक बहुत बड़ा विज्ञान सामने आ रहा है, क्योंकि ड्रग्स जो है, जो मेडिसिन्स दी जाती है, उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। निकोला टेस्ला जो थे उन्होंने इस बात को पूरी दुनिया के सामने बहुत पहले से रख दिया था। उनकी एक डिवाइस थी, उस डिवाइस का नाम था ऑसिलेटर, मैकेनिकल ऑसिलेटर था एक डिवाइस। उसे अर्थक्वेक कॉजिंग डिवाइस आप कह सकते हैं। इस प्रकार से भी सर्च कर सकते हैं आप। क्या कह रहे थे निकोला टेस्ला कि उनकी वो जो डिवाइस है उसमें ऐसा पोटेंशियल है कि वो एक जगह पर अर्थक्वेक ला सकती है। एक इंसान है जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है निकोला टेस्ला की, उसमें वो निकोला टेस्ला के एक इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं कि निकोला टेस्ला जो थे उन्होंने अपने बर्थडे पर एक चीज़ रिवील करी थी कि वो एक ऐसी डिवाइस, जिसे हम मैकेनिकल ऑसिलेटर बोल रहे हैं, एक ऐसी डिवाइस निकोला टेस्ला बना चुके थे जहाँ पर वो एक दिन उस डिवाइस को रख कर छुपके से एक बिल्डिंग में गए। 10 स्टोरी बिल्डिंग के एक फ्रेम पर, स्टील के फ्रेम पर उस डिवाइस को क्लैम्प कर दिया था और उसके बाद वो पूरी बिल्डिंग वहाँ पर हिलने लग गई थी। वो पूरी बिल्डिंग शेक हो रही थी सिर्फ और सिर्फ उस छोटी सी डिवाइस से। ये वो मैकेनिकल ऑसिलेटर कर सकता था। और उसके बाद निकोला टेस्ला ने वो डिवाइस वापस हटाई और वो तुरंत भाग गए उस जगह से। यहाँ तक कि ऐसे भी क्लेम्स किए जाते हैं कि उस डिवाइस की वजह से ह्यूस्टन सिटी में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। तो अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि अर्थक्वेक उस छोटी सी डिवाइस की वजह से आया भी है या नहीं। 7 इंचेस की वो डिवाइस है, वो जो मैकेनिकल ऑसिलेटर है। डिस्कवरी चैनल पर एक शो आता था जिसे मिथबस्टर्स कहा जाता है कि निकोला टेस्ला की ये डिवाइस क्या सच में अर्थक्वेक ला सकती है। मिथबस्टर्स चैनल जो एपिसोड था आप लोगों ने भी कभी ना कभी डिस्कवरी पर देखा होगा। तो वो लोग उस डिवाइस को लेकर एक ब्रिज पर गए। ब्रिज बहुत टन्स का होता है, हम ब्रिज की बात कर रहे हैं तो आप एग्जैक्टली इमेजिन कर पा रहे होंगे। वो छोटी सी डिवाइस को उन्होंने एक जगह पर क्लैम्प कर दिया, लगा दिया उस ब्रिज को, और फिर उन्होंने देखा कि उस छोटी सी डिवाइस को 100 फीट तक उन्हें वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। और 100 फीट नहीं, 200 फीट, 300 फीट की दूरी तक उन्हें वो वाइब्रेशंस महसूस हो रही थी। 300 फीट। और आपको लग रहा होगा कि वो डिवाइस कितनी ज़्यादा, ऑब्वियसली वो बहुत तेज़ गति से, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो कितना प्रेशर होगा। कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था, 5 पाउंड 6 पाउंड का समझ लीजिए। और यहाँ तक कि उन्होंने, निकोला टेस्ला ने एक ऐसी डिवाइस भी बनाई थी जिससे वो कहते थे कि इंसानों को मैं कम्प्लीटली ट्रीट कर सकता हूँ। अब उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिससे इंसानों को हील किया जा सकता है। क्योंकि निकोला टेस्ला क्या कहते थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखी है ये बात कि अगर इंसानों को उन सारी वाइब्रेशंस, उन सारी फ्रीक्वेंसीज, वो जो इंटरफियर कर रही हैं हमारी ह्यूमन बॉडी से, उन वाइब्रेशंस से दूर कर दिया जाए तो इंसान में पोटेंशियल है कि वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। सही फ्रीक्वेंसी पर लाना है।